स्वागत है, अभिनंदन है आपका आज की कक्षा में आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की जो टॉपिक आप देख पा रहे होंगे कि सौरमंडल में प्रकाश पार्ट 4, जिसके अंतर्गत हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं लेंस के बारे में। लेंस के बारे में समझेंगे और लेंस से संबंधित वो तमाम प्रकार के प्रश्नों को आज हम लोग पूरे मन से जवाब देने वाले हैं। ये मान के चलें, एक अच्छे ढंग से आपको बार बार मैं बताता रहता हूँ कि आप वीडियोज़ को पूरे मनोवेग से देखने का प्रयास करें। हम लोगों ने दर्पण का अध्ययन कर लिया है, तो आइए अब समझते हैं कि लेंस क्या होता है। लेंस वाकई में है क्या, तो ये बात मान के चलें, लेंस एक प्रकाशिक युक्ति है। लेंस एक प्रकाशिक युक्ति है जो अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। ये बात समझना जरा, अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। ये पहला ही जो मौखिक उच्चारण अभी हमने और लिखित रूप से आपके सामने प्रदर्शित करने का हमने जो प्रयास किया है, वास्तविकता ये है कि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। सीधा एग्जामिनर आपसे ये प्रश्न कर सकता है कि लेंस किस सिद्धांत पर कार्य करता है, परावर्तन के या अपवर्तन के। तो आप बताइएगा, लेंस अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कोई डाउट यहाँ नहीं होना चाहिए। अब मान के चले हम लोग कि ये लेंस एक प्रकाशिक युक्ति है जो अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब हम बात करने वाले हैं मुख्यतः लेंस के दो प्रकार हैं। लेंस के मुख्यतः दो प्रकार हैं और उन प्रकारों से क्या क्या प्रश्न बनेंगे, तो आइए हमारे साथ जुड़े रहें। और बार बार मैं आपको ये बात टोकता ही रहता हूँ कि आप पूरे मनोवेग से देखें। तो पहला लेंस है उत्तल। आज वो सारी डाउट मैं क्लियर कर दूंगा जो आपको ये परेशानी का सबब बनते आए हैं। आज वो हर वो फैसला होगा कि ये आपसे अब कभी गलत नहीं हो सकते, उत्तल और अवतल लेंस। तो समझने का प्रयास करते रहें। उत्तल लेंस क्या है, अवतल लेंस क्या है। वाकई में दोनों तो लेंस हैं, लेंस एक प्रकाशिक युक्ति है, ये बात हम कर चुके हैं। तो उत्तल लेंस की बात अगर हो रही है तो ये मान के चलें कुछ ऐसा लेंस, ये एक फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, कुछ इस तरीके का। और कुछ इस तरीके का जो लेंस होता है उसे बोला जाता है अवतल। कुछ करना नहीं है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान सा तरीका है। केवल बस इतना समझ लीजिए कि जहाँ परावर्तन जिसे आप कहते हैं, जहाँ पर प्रकाश का जो परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, वो अगर अंदर वाली सतह से हो रहा है तो वो मामला है अवतल का। और अगर वो ऊपरी वाली सतह से यानी इस तरह से हो रहा है तो इसका मतलब वो उत्तल है। तो जो गहरा वाला हिस्सा है, गहराई वाला हिस्सा, धंसा हुआ भाग है, वो अवतल का है, और जो उभरा हुआ भाग है वो उत्तल का है। तो यहाँ तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि दर्पण के भाग में भी हम लोगों ने इतनी जानकारी तो हासिल कर ही ली है। अब मान के चले हम कि उत्तल लेंस की बात, आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि उत्तल लेंस का जो हिस्सा होता है, जो सिरा होता है, जो बाहरी भाग होता है, वो उभरा होता है, और अवतल लेंस का धंसा होता है। बस इतना मान के चलें। उत्तल लेंस को हम अभिसारी कहते हैं। ये बात बहुत ही जरूरी है कि इस चीज़ को जानें आप। उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं और अवतल लेंस को हम लोग अपसारी कहते हैं। अभिसारी और अपसारी में माइनर सा अंतर है। अभिसारी का मतलब जो प्रकाश किरणों को किसी एक निश्चित बिंदु पर लाकर छोड़ता हो, और अपसारी का मतलब होता है जो प्रकाश किरणों को फैलाने का काम करता है। तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। इस बात को हम लोग आराम से समझ सकते हैं कि अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं। हम इसे आवर्धक कहते हैं। ध्यान से सुनते रहिएगा, क्योंकि आपके सामने अब प्रश्न आने वाले हैं जिससे उसका आप जवाब आसानी से दे पाएँ। अभिसारी, आवर्धक, और इसको कहा जाता है न्यूनकारी। न्यूनकारी कहा जाता है, समझना। अब इसका मसला क्या है। आवर्धक का मतलब होता है जो प्रतिबिंब को बड़ा दिखा दे, वो आवर्धक है, और जो प्रतिबिंब को छोटा दिखाए वो न्यूनकारी है। ये मसला क्लियर है। अभिसारी अपसारी का, आवर्धक और न्यूनकारी का। जरा ध्यान देना, जो आवर्धक है, जो प्रतिबिंब को बड़ा करेगा, उसको हम लोग प्लस से दर्शाएंगे, क्लियर है बात। और जो न्यूनकारी, जो प्रकाश यानी प्रतिबिंब को छोटा कर देगा, उसे हम माइनस से दर्शाएंगे। आप ये जरूर सोच रहे होंगे, सर ये प्लस माइनस का मसला कहाँ है। तो बिल्कुल ये मसला वहाँ है जब आप अपने आँख के लिए चश्मा लेते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जिस चश्मे का नंबर माइनस में होगा, अब आज से आप ये चीज़ बता पाएंगे
किसी भी व्यक्ति का चश्मा लीजिए और अगर उसका नंबर माइनस में है तो बगैर किसी डाउट के आप कह दीजिएगा कि ये तो अवतल लेंस है, और अगर उसमें पॉजिटिव का मसला है तो आप उसे कह दीजिएगा कि उत्तल लेंस इस चश्मे में प्रयोग किया गया है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, निसंदेह आप इस बात को समझ पा रहे हैं। अब मैं ये बात करने वाला हूँ कि उत्तल लेंस को हम लोगों ने अभिसारी बोला, अवतल लेंस को अपसारी बोला, इसे आवर्धक, उसे न्यूनकारी बोला, इसे पॉजिटिव, उसे निगेटिव। ये बताने का सीधा सीधा मसला था कि हम लोग ये बात जान पाएँ कि अगर किसी व्यक्ति का चश्मा माइनस नंबर वाला है, चश्मा है और उसका नंबर माइनस में है, तो निसंकोच आपका एग्जामिनर अगर ये बात करे कि मनोज के आँख का चश्मा माइनस नंबर का है, वो किस लेंस को दर्शा रहा है या किस लेंस की जानकारी देना चाहता है, तो आप बताइएगा सर वो तो अवतल लेंस की जानकारी दे रहा है क्योंकि उसका नंबर माइनस में है, और जिसका नंबर प्लस में होगा आप उसे उत्तल लेंस कह लीजिएगा। कोई डाउट नहीं है, निसंदेह आप इस प्रश्नों के जवाब दे पाएंगे। अब इसलिए मैंने आपसे बार बार कहा कि आज आप उन प्रश्नों के भी जवाब देंगे जिनसे आप काफ़ी दूर रह चुके हैं। तो पूरी तरीके से मैं ये मान के चलूँ कि आप इसे समझ पा रहे हैं। अब ये चीज़ समझिएगा, मैं एक और आपको बहुत ही अच्छा सा प्रश्न यहाँ बताने वाला हूँ और बिल्कुल ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी भी साबित होगा। उत्तल लेंस का जो वर्क है वही वर्क है अवतल दर्पण का। ये बात समझना ज़रा, मैं बताना क्या चाह रहा था, ऐसा नहीं कि जहाँ पर उत्तल लेंस का प्रयोग किया जा रहा वहाँ अवतल दर्पण लगा करके काम किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। मसला यहाँ पर ये है कि उत्तल लेंस अवतल दर्पण की भांति व्यवहार करता है। व्यवहार करने का मतलब है कि हमने आपको बताया था, अगर आप दर्पण वाली क्लास सही ढंग से देख पाए होंगे तो वहाँ हमने लिखा था कि अवतल दर्पण जो है वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है, वास्तविक बनाता है, और जो वास्तविक होता है वह प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है, उल्टा होता है। वास्तविक होगा, उल्टा होगा, ये बात क्लियर हो गई। अब समझे जरा, जो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और वहीं हमने बताया था वह प्रतिबिंब छोटा हो सकता है, वह प्रतिबिंब बड़ा भी हो सकता है, वह प्रतिबिंब बराबर भी हो सकता है। ये गुण हमने बताए थे अवतल दर्पण के लिए कि अवतल दर्पण वस्तु के प्रतिबिंब को वास्तविक बना देता है, और जो चीज़ें वास्तविक होंगी, लगे हाथ इस बात को आप जरूर याद रखिएगा कि हमेशा एक लेंस या एक दर्पण, सच बताएं, एक लेंस या एक दर्पण अगर आप अच्छे ढंग से याद करके रखते हैं, अपने जहन में, अपने दिमाग में सेट करके रखते हैं, तो बड़ा आसान होता है इन प्रश्नों के उत्तर दे पाना। तो अवतल दर्पण वास्तविक है, उल्टा है, छोटा है, बड़ा, बराबर, इन तमाम प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण कर देता है। तो ठीक इसी तरीके से हमारा लेंस भी करेगा काम, उत्तल लेंस। अगर मैं आपसे कहूँ कि उत्तल लेंस प्रतिबिंब कैसा बनाएगा, तो निसंकोच बोलिए आप कि सर इसका प्रतिबिंब वास्तविक है, इसका प्रतिबिंब उल्टा है, और इसका प्रतिबिंब छोटा भी हो सकता है, इसका प्रतिबिंब बड़ा भी हो सकता है, और इसका प्रतिबिंब बराबर भी हो सकता है। तो मैं मान के चलूँ कि ये बात आप समझ पा रहे हैं। हमने कहा था कि अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को किसी एक बिंदु पर ला करके छोड़ने का कार्य करता है, तो वो लेंस कौन सा है, उत्तल भी तो वही काम कर रहा है। इसीलिए तो आपने इसे अभिसारी बोला है, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को किसी एक निश्चित बिंदु पर ला करके छोड़ने का काम करेगा, इसीलिए तो आपने इसे अभिसारी बोला। अगर मैं ये बात करूँ कि किस लेंस को अभिसारी कहेंगे तो उत्तल लेंस को, किस दर्पण को अभिसारी कहेंगे तो अवतल दर्पण को। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपको एक के साथ एक फ्री मिलने वाला है, अर्थात आप अगर उत्तल लेंस की जानकारी रख पा रहे हैं सही ढंग से, तो आप अवतल दर्पण के बारे में भी बेहतर ढंग से बता पाएंगे। ये कोई डाउट नहीं होगा, ये मैं मान के चलूँ कि आप अच्छे ढंग से समझ पा रहे हैं। आगे की बात करता हूँ, तो जो अवतल लेंस है ये उत्तल दर्पण की भांति व्यवहार करेगा, उत्तल दर्पण की भांति व्यवहार करेगा। उत्तल दर्पण का काम क्या था कि प्रकाश किरणों को ये फैलाने का काम करता था, इसीलिए तो इसका प्रयोग लैंपों में किया गया, इसीलिए तो इसका प्रयोग आपके जो सड़क हैं वहाँ जो खंभों पर जो बल्ब वगैरह लगे होते हैं, जो खंभे के बल्ब हैं, उसमें भी आप कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का। क्यों? जिससे प्रकाश किरणें फैल सकें। तो वही काम यहाँ है, देखिएगा, उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को फैलाने का काम करता है, तो अवतल लेंस भी प्रकाश किरणों को फैलाने का काम करता है।
इसीलिए तो मैंने इनका नामकरण किया है अपसारी लेंस। और अगर मैं ये बात करूं तो आप जवाब दीजिएगा कि अपसारी दर्पण किसे कहते हैं, तो निसंकोच आपका उत्तर यही होना चाहिए कि सर अपसारी दर्पण हम लोग उत्तल दर्पण को कहते हैं। ये क्लियर है बात? अगर ये बात पूरे ढंग से आप समझ पाए हों तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो उत्तल लेंस, अवतल लेंस, और उत्तल लेंस का संबंध अवतल दर्पण से क्यों है वो बात मैंने आपको बता दी। अवतल लेंस का निजी रिश्ता उत्तल दर्पण से क्यों है उस बात का भी हम लोग कैलकुलेशन कर चुके, ये जान चुके कि अवतल लेंस का क्या संबंध उत्तल दर्पण से है कि इन्होंने प्रकाश किरणों को फैलाया, अतः इनका भी नाम अपसारी है और इनका भी नाम अपसारी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि इन्होंने चित्र वास्तविक उल्टा बनाया था, तो पक्की बात है ये लोग चित्रों को कैसे बनाएंगे, सीधा बनाएंगे, आभासी बनाएंगे। और एक चीज़ हमेशा ध्यान देना, यहाँ प्रतिबिंब हमेशा यानी सदैव कैसा होगा, छोटा होगा। तो एक बार ही तो याद करना है आपको, मामला स्पष्ट है। अस्पष्ट का मतलब अगर ये हमें याद है तो वो भी हमें याद है, यही तो मैं कहना चाह रहा था। वास्तविक उल्टा अगर ये बना रहे हैं तो सीधा आभासी वो बनाएंगे। ये छोटा बड़ा बराबर सब कुछ बना सकते हैं, लेकिन अवतल लेंस या उत्तल दर्पण प्रतिबिंब को सदैव छोटा ही बनाएंगे, ये कभी बड़ा नहीं बनाएंगे। यहाँ तक आपको मैं मान के चलूँ कि कोई डाउट नहीं है, निसंकोच ये आप समझ पाए होंगे, तो इसे आप नोट कर लें। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा। प्रश्न ये होगा कि कौन सा लेंस प्रतिबिंब को कहाँ बनाता है। जब हम कक्षा 10 की पढ़ाई कर रहे थे तो हमें इस प्रश्न ने इतना ज़्यादा परेशान किया, और हमें ही क्या, हम लोगों को परेशान किया कि हम लोग ये बार बार सोच नहीं पाते थे कि या अध्यापक सही से उस चीज़ को बताए नहीं या हम समझ नहीं पाए, क्योंकि उस समय हम समझना भी कम चाहते थे। तो उस दौरान जब ये हम काम कर रहे थे, जब हम हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे, तो हमें इन लोगों ने यानी इन प्रश्नों ने खूब परेशान किया, बहुत तंग किया। लेकिन आज से ऐसा नहीं होगा, ये आप मान के चलें, बिल्कुल सरल तरीके से मैं आपको ये बताने वाला हूँ। मेरा मानना ही है कि आपका नुकसान ना हो और आप किसी भी चीज़ को तह तक समझ पाएँ। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि वीडियोज वो, मैं ये कभी नहीं सोचता कि मुझसे आप लोगों ने कहा भी कई बार, ये कहा भी कि और स्पीड से पढ़ाएं, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि आप जब भी किसी भी वीडियोज का अवलोकन अध्ययन कर रहे हो तो आप जब उसके तह तक जाएंगे, और मैंने आपसे बार बार कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसलिए आप पूरे टॉपिक को एक बेहतर ढंग से समझ पाएंगे तो आपको दोबारा उन टॉपिकों का अध्ययन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पढ़ना बहुत कुछ है, आपकी पढ़ाई बहुत आगे जाने वाली है, ये मान के चलें। अब ये हम लोग ये समझने वाले हैं कि इसका जो उपयोग है ये कहाँ कहाँ होगा, या फिर ये मान के चलें कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। एक मसला है उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब का बनना, वस्तु के प्रतिबिंब का बनना, उत्तल लेंस द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब का बनना, ये मसला था उस समय जिसने हमें बहुत ज़्यादा परेशानी में डाला। अभी मान के चलें उत्तल लेंस द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब का बनना, तो एक बात मैं बोलूँ ये बिल्कुल झूठ नहीं होगा, आप वो बात समझ भी गए होंगे। अगर मैं उत्तल लेंस की बात कर रहा हूँ तो लगे हाथ यहाँ मैं अवतल दर्पण भी लिख सकता हूँ। ये मसला आप ज़रूर ध्यान रखें कि जो प्रक्रिया मैं आपके सामने रखने वाला हूँ वो आपको लगातार दो दो प्रश्नों से अवगत करा रहा है, दो दो उत्तरों को आपको एक साथ बता रहा है। मतलब ये है कि उत्तल लेंस जहाँ जहाँ प्रतिबिंब को बनाएगा, अवतल दर्पण भी प्रतिबिंब को कुछ ठीक उसी तरीके से वहाँ वहाँ बनाएगा। समझना जरा, एक फिगर है डरावना सा जो आपको डराएगा। एक फिगर ऐसे ही बना था, और ये फिगर था, यहाँ पर एक आनंद का सिंबल था, इसके बाद लिखा गया था 2F, और इसके बाद लिखा गया रहा होगा F, और कुछ इस तरीके का एक डायग्राम बना लिया था हम लोगों ने। और इसके बाद पुनः इस दिशा में भी 2F लिखा गया, इसके बाद यहाँ F लिखा गया और यहाँ 2F लिखा गया, और इसके बाद यहाँ अनंत का ये सिंबल दिया गया। ये फिगर था उस समय, तो हम इसको समझते कि इसके पहले इसने हमें डरा दिया कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस कहाँ होने वाला है, प्रकाशिक तल क्या होता है, प्रकाशिक बिंदु क्या होता है,
ऐसे तमाम प्रश्नों ने हमें उस समय बहुत डराया, लेकिन आज ये बिल्कुल आसान है, कुछ करने की आवश्यकता आपको नहीं है। ये मसला है कि अगर हम वस्तु को अनंत पर रखें, प्रश्नों का सीक्वेंस समझिएगा कि एग्जामिनर क्या करने वाला है। वस्तु हम अगर अनंत पर रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये पूछेगा। वस्तु हम 2f पर रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अगर हम वस्तु f पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और 2f पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये बात एग्जामिनर पूछता है। क्लियर है बात ये? अगर ये एग्जामिनर आपका ये बात आपसे जानना चाहता है तो मान के चलें, और अगर हम ये बात कर भी रहे हैं तो ये उत्तल लेंस के ही दृष्टिकोण से कर रहे हैं, इस बात को ध्यान देना। मैं अन्य किसी लेंस की अभी बात नहीं कर रहा हूँ, और ये मत सोच के चलना कि इसमें अवतल लेंस की भी बात हो रही है, ऐसा नहीं। उत्तल लेंस हमने इसीलिए रख रखा है। उत्तल लेंस और अवतल दर्पण की ये चर्चा है। एक मैं आपको डायग्राम देता हूँ, एक चित्र बना रहा हूँ, इसी के माध्यम से आपको ये मसला बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और ये फिगर है कुछ इस तरीके का, आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, बेहतर ढंग से इसको देखने का प्रयास करेंगे। और ये फिगर कुछ इस तरीके से है। यहाँ हमने लिख दिया है वस्तु, वस्तु, और यहाँ हमने लिख दिया है प्रतिबिंब। वस्तु, प्रतिबिंब, ये देख पा रहे हैं आप? ये मसला क्लियर है? इसके बाद देखिएगा जरा, यहाँ हमने लिखा अनंत, यहाँ लिखा हमने 2f और यहाँ लिख दिया है f। इसके बाद पुनः इसी का उल्टा कर रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ f, यहाँ लिख रहा हूँ 2f और यहाँ बना दे रहा हूँ अनंत। इसके बाद कुछ इस तरीके की लाइनिंग हो जाएगी। ये याद करना बिल्कुल आसान है। यहाँ तो लगता है मुझे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, और कितने प्रश्नों का जवाब हम लोग देने वाले बस इसी छोटे से एक फिगर से। ये मान के चले आपके लिए ट्रिक का काम करेगा और बिल्कुल आसान कर देगा आपके प्रश्नों के जवाब को। करना क्या है, वस्तु अगर अनंत पर है तो चित्र कहाँ बनेगा, f पर। यानी अगर वस्तु को यहाँ रखेंगे हम लोग तो वो फिगर कहाँ देगा, f पर देगा। और अगर हमने वस्तु की स्थिति 2f कर दी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f पर बनेगा। और अगर हमने वस्तु की स्थिति f पर कर दी तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, अनंत पे बन जाएगा। क्लियर है ना बात? देखना कितना आसान है ये चीज़ कि अगर हमने वस्तु की स्थिति यहाँ रखी तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, यहाँ रखा तो यहाँ बनेगा, यहाँ रखा तो यहाँ बनेगा। बिल्कुल आसान है। अब एग्जामिनर कुछ भी पूछे, कह दे कि अगर वस्तु की स्थिति 2f है, यानी हमने किसी वस्तु को 2f पर रखा है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो निसंकोच बताइए कि उसका प्रतिबिंब 2f पर बनेगा। क्लियर है ये बात? अगर हमने वस्तु को अनंत पर रखा है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, f पर बनेगा। ये क्लियर है? तो ये फिगर आपको समझा पा रहा होगा, बिल्कुल मैं मान के चलूँ। लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है इसके अच्छाइयों का सिलसिला, यानी इस डायग्राम का सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं हो जाएगा। अभी इसके बारे में ये आपको और भी चीज़ें बताएगा। बताने का मसला ये है कि अगर हम वस्तु को अनंत और 2f के बीच में रख दें, अर्थात अगर हम वस्तु को यहाँ रख दें, इस बात को समझना जरा, अगर हम वस्तु को यहाँ रख दें तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, बहुत घबराना ही नहीं है, फिर आसान हो गया। आसान का मसला ये है कि अगर वस्तु को अनंत और 2f के बीच में रखा जाएगा तो पक्की बात है वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो 2f और f के बीच में बन जाएगा। क्लियर है ना? और अगर हमने इसी वस्तु को 2f और f के बीच में डाला है, यानी 2f और f के बीच में डाला है, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो 2f और अनंत के बीच में बन जाएगा। यानी अगर आप यहाँ वस्तु को रख दोगे तो पक्की बात है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ बन जाएगा। मुझे लगता है आपको यह डाउट अब नहीं होना चाहिए। आसान है ये बात। आप ये मैं मान के चलूँ कि आप समझ पाए होंगे इस विशाल प्रश्न को, कि जो काफ़ी डरावना सा लगता था, लेकिन अब ये बिल्कुल आसान है। आप इसे कर पाएंगे। आपका एग्जामिनर बस कुछ इसी तरीके से आपसे सवाल करने वाला है, आप बता पाएंगे। हमने कहा था कि अभी इसकी अच्छाइयों का सिलसिला समाप्त नहीं हुआ, तो बिल्कुल नहीं हुआ है। देखना जरा, एक बात और समझ जाना, अगर प्रतिबिंब इधर जाएगा तो यहाँ अनंत आप समझ सकते हैं, याद भी रख सकते हैं। ये ट्रिक आपको सिखा रहा है। सिखा क्या रहा है कि f की तुलना में अनंत बड़ा है, इसका मतलब प्रतिबिंब इधर जाने पर बड़ा बनेगा। और देखना 2f के बराबर है तो इस दशा में प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा, बराबर बन जाएगा। और जब आप इधर आएंगे तो अनंत की तुलना में f छोटा है तो प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा, छोटा बन जाएगा।
तो इस बात को भी याद रखना बिल्कुल आसान है। तो ये जो फार्मूला आप देख पा रहे हैं, वाकई में यह फार्मूला आपके लिए बिल्कुल आसान है। आप जैसे जैसे 2f से दूरी बढ़ाएंगे, अर्थात कहने का मतलब अगर आप जैसे जैसे प्रतिबिंब को 2f से आगे लाएंगे, यानी इस दशा पे पहुंचाएंगे, तो पक्की बात देख लेना जरा, 2f पर हैं तो प्रतिबिंब बराबर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 2f के थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो इसका मतलब है आप इस लेंस के करीब आने वाले हो, तो पक्की बात है। और ये मसला आप समझ पाएंगे। अवतल दर्पण में हमने आपको बता ही रखा था कि अवतल दर्पण जब वस्तु के नज़दीक आएगा तो चित्र को बड़ा बना देगा। तो ठीक वही बात है ना, जो अवतल दर्पण वस्तु को नज़दीक पाएगा तो चित्र को बड़ा बनाएगा, और जब वस्तु दूर चली जाएगी तो चित्र को छोटा बना देगा, और एक ऐसी भी स्थिति आएगी जब चित्र को वो बराबर बना देगा। इसलिए अवतल दर्पण और आपका ये उत्तल लेंस, ये दोनों मसला क्लियर हो चुका होगा। आप इसे नोट करें। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि आप उत्तल लेंस द्वारा जो वस्तु का प्रतिबिंब बनने का मसला है वो आप समझ पाए होंगे बेहतर ढंग से। और अगर आपको ज़रा सा भी डाउट होगा तो आप वीडियोज़ को, आपके पास तो सुविधा है, बेहतर है कि आप थोड़ा सा बैक करके देख सकते हैं। हमसे बार बार बुलवाने का क्या फ़ायदा पाएंगे आप उसे रिवर्स कर लेंगे, वीडियोज़ को थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे तो पुनः आप उस चीज़ को अच्छे ढंग से फिर से सुन पाएंगे, तो आप उसे समझ पाएंगे। तो हमारी आवाज़ को आप 10-20 बार सुनेंगे तो उस चीज़ को आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ये मान के चलूँ कि उत्तल लेंस द्वारा ये आप जान चुके हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा एक परिवर्तन करने वाला हूँ। अब यहाँ मैं लिखने वाला हूँ अवतल लेंस द्वारा। अवतल लेंस द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब का बनना, और अब इसे भी चेंज करना पड़ेगा। अवतल लेंस का जो मसला गया तो अब यहाँ उत्तल आ जाएगा दर्पण, ये बात क्लियर है। तो जो अवतल लेंस द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब को बनना बताएगा वही उत्तल दर्पण भी बताएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक लाइन आपको याद रखना है बस। यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस, मुख्य फोकस जिसे हम लोग दर्पण वाली क्लास में बेहतर ढंग से जान पाए हैं, मुख्य फोकस और प्रकाशिक बिंदु के मध्य बनेगा। इतना याद कर लें आप, मुख्य फोकस और प्रकाशिक बिंदु के मध्य हमेशा या सदैव वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। इतनी बात आप ध्यान देंगे। अगर ये एग्जामिनर आपसे कभी कह दे कि अवतल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है या उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आप हमेशा एक जवाब दीजिएगा कि मुख्य फोकस और प्रकाशिक बिंदु के मध्य हमेशा वस्तु का चित्र बनेगा, हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब वहीं बनेगा। इस बात को आप जान पाए होंगे। तो उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है उसका एक डायग्राम हमने आपको दिया, और अवतल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसमें बस एक बिंदु आपको, एक लाइन आपको याद रखना है कि मुख्य फोकस और प्रकाशिक बिंदु के मध्य हमेशा ये फिगर बनेगा। और अवतल लेंस द्वारा जो फिगर बनेगा वाकई में वो कैसा होगा, ये बात ध्यान दें। वहाँ तो वास्तविक हो गया था, लेकिन यहाँ वास्तविक नहीं है। यहाँ फिगर हमेशा कैसा होगा, सीधा होगा, आभासी होगा। जो सीधा होता है वो आभासी होता है, इस बात को मैं बार बार बता चुका हूँ। सीधा, आभासी, और सदैव कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। इस बात को याद रखिएगा इस अवतल लेंस के द्वारा और उत्तल दर्पण के भी द्वारा। अगर ये आपको पूरी तरीके से आप क्लियर कर पाए हैं और ये वीडियोज हमारे आपको अच्छे लग रहे हैं, तो मैं आपको बस वही हमारा एक रिक्वेस्ट आपसे पुनः होगा, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करें। ये आपको, ये जो चीज़ें मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, वाकई में ये हमारे चैनल को ऊर्जा देगा, हमें ऊर्जा देगा। तो आप हमारे साथ जुड़े हैं और ये आशा करता हूँ कि आप हमारे चैनल का और अपने चैनल का ज़रूर सहयोग करेंगे। तो आप देखेंगे कि लेंस का उपयोग कहाँ होता है, ये जो लेंस है इसका उपयोग किस तरीके से हम लोग करते हैं या कहाँ करते हैं, ये बात मान के चलें। अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक अब आपके सामने से गुजरेगी, लेंस का उपयोग। ये महत्वपूर्ण हिस्सा है कि लेंस का उपयोग, जो लेंस हम पढ़ रहे हैं, लेंस का उपयोग हम कहाँ करेंगे, लेंस का उपयोग हम कहाँ करेंगे, अब इसके बारे में जानेंगे। उपयोग अगर हम ये मान के चलें, इस बारे में जान पाएंगे तब जब हम ये मान के चलें कि हम ये जान पाएँ कि हमारी आँखों का दोष क्या है। आँखों का दोष का मसला क्या है। हमारी आँखें वाकई में देखा जाए तो
न्यूनतम दूरी जो होती है स्पष्ट देखने की, न्यूनतम दूरी, और बहुत बार ये क्वेश्चन भी कर भी लिया गया आपसे, न्यूनतम देखने, ये न्यूनतम दूरी लिख रहा हूँ, स्पष्ट देखने की, स्पष्ट देखने की कितनी होती है 25 सेंटीमीटर, ये न्यूनतम है। अर्थात कहने का मतलब, मैं अगर आपसे कहूं कि आप किसी वस्तु को इतनी नज़दीक ला करके देखें और आप कहते हैं सर हम उसे देख नहीं पा रहे हैं, हमारी आंखों में कोई दोष है, नहीं, कैसा दोष हो सकता भला? आपका देखने का तरीका गलत है, आपका वो नज़रिया ही गलत है कि जिस तरीके से आप उसे देख रहे हैं। क्योंकि हमने बता दिया कि 25 सेंटीमीटर, यानी कम से कम वस्तु को आप 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखें, तब आप उस चीज़ को स्पष्ट देख पाएंगे। तो न्यूनतम स्पष्ट देखने की दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम हमारी आँख कितनी देख सकती है, अनंत तक। और अगर इन देखने के चक्कर में, इस देखने के मार्ग में कोई रुकावट आ जाए, अर्थात 25 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी गई हो और आपको स्पष्ट ना दिखाई दे, 100 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी गई हो और आपको स्पष्ट ना दिखाई दे, इसका मसला है कि आपकी आंखों में कोई रोग हो रहा है। घबराए ना, मैं आपको डराना नहीं चाहता, ये उम्र के साथ होता है। हमारी आंखों की मांसपेशियाँ बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, बहुत ही जल्दी प्रभावित हो जाती हैं, और आपको पता है तो जल्दी खराब भी होती हैं। आपने एक बात सुना भी होगा, और ये पॉइंट व्यू से मैं बता भी रहा हूँ, आप इसे चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, कि हमारे शरीर का आँख ही एकमात्र ऐसा अंग है जो जन्म लेते समय जितना बड़ा रहता है या उसका आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, मरते दम तक ये मान के चलें। तो आँख एक ऐसी चीज़ है, संवेदनशील है, और आँख उम्र के साथ साथ खराब हो जाती है, मांसपेशियों में दिक्कत आ जाती है। तो ऐसी समस्या होने के साथ आँखों में दोष हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर के पास की वस्तु भी आप सही ढंग से नहीं देख पाएंगे, दूर की भी वस्तु आप सही ढंग से नहीं देख पाएंगे, तो ये समस्या आपके साथ तो जुड़ ही सकती है, मैं मान के चलता हूँ। तो आँखों का ये जो दोष वाला मसला है, या आप, मैं मान के चलूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। और जब आँखों में दोष हो जाएगा तो ये समझना, कभी कभार ऐसा होता है कि हम दूर की वस्तु नहीं देख पाते, और कभी कभार ऐसा होता है कि हम निकट की वस्तु नहीं देख पाते। तो निकट दृष्टि दोष एक मसला मैं इधर ये लिख रहा हूँ, दूसरा रोग मैं लिख रहा हूँ दूर दृष्टि दोष का। आँखों के मामले में ये सबसे पॉपुलर रोग हैं, बहुतायत मात्रा में आपको मिल जाएंगे। निकट के रोगी, दूर के रोगी, ये आपको अधिक मात्रा में मिल जाएंगे। हम आप में से भी कोई हो भी सकता है। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष का मतलब मसला क्या है? जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, ये मान के चलना उसके पास निकट की दृष्टि तो है, बाकी सब दोष है। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ऐसे व्यक्तियों के पास निकट की दृष्टि तो है, अर्थात वो निकट की वस्तु देख पाएंगे, लेकिन बाकी सब दोष है। और जिनको दूर दृष्टि दोष है, उनके पास दूर की तो दृष्टि है, लेकिन बाकी सब दोष है। इसका मतलब समझ पाए आप? समझना जरा, जिनको निकट दृष्टि दोष होगा उसे दूर की वस्तु नहीं दिखेगी, ये बात ध्यान देना, दूर की वस्तु नहीं दिखेगी। ये बहुत सी किताबों में इन्हें छाप रखा है, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखेगी, बस इतना ध्यान देना, स्पष्ट नहीं दिखेगी। नहीं दिखेगी तो फिर तो ना निकट का मसला है ना दूर का, तब तो फिर वो अंधा माना जाएगा। ध्यान देना, अगर आप कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं तो फिर तो आप अंधे हैं। फिर मैं आपको कैसे कह सकता हूँ कि आपको निकट दृष्टि दोष हुआ है या दूर दृष्टि दोष हुआ है? तो इसलिए मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि पता नहीं कैसे किताबों ने ये छाप रखा है, लेकिन जाने दीजिए, उस पर मसला हमारा नहीं। हमारा मसला यहाँ है क्योंकि हम लोग बिंदुवार एक क्रमबद्ध तरीके से बेहतर ढंग से जानने का प्रयास कर रहे हैं। निकट दृष्टि दोष कहाँ होगा? जहाँ दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। दूसरा विकल्प, जहाँ दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, तो इसी दूसरे विकल्प पर आप टिक करेंगे। दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, और जहाँ दूर दृष्टि दोष होगा वहाँ निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। ये बात ध्यान देना, निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। ये मैं मान के चलूँ कि आप ये समझ पाए होंगे कि निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। तो निकट दृष्टि दोष वो तब होगा जब आपको दूर की वस्तु नहीं दिखेगी, स्पष्ट नहीं दिखेगी, और दूर दृष्टि दोष तब होगा जब आपको निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। तो आपको जब ऐसा कुछ हो जाएगा तो आपको बिल्कुल आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा इलाज कराने के लिए। और हम भी ये सलाह देंगे कि आप कुछ अलग से ना करें, कि आंखों में कोई तेज पत्ता वगैरह ना डाल लें कि आपका दृष्टि बढ़ ही जाए, तेज कर दें, ऐसा कुछ नहीं है सिस्टम। तो आप अपनी आंखों को दिखाने ज़रूर पहुँचें। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ, आप ये मान के चलें कि हमारी आँखों में कुछ एक संरचना ऐसी है, ये मान के चलें आपकी आँख है, मेरी तो इस तरीके से हो भी सकती है,
कि आपकी ये संरचना कुछ जैसा भी बना हो, ये जो आँख है इसका ये जो हिस्सा है इसे हम लेंस बोलेंगे और ये जो हिस्सा है इसे हम रेटिना कहेंगे। जब कोई प्रकाश किरण आएगी तो कुछ इस तरीके से मैं इसको आपको बेहतर ढंग से समझा दूँ, आप इसे समझ पाएंगे अच्छे ढंग से। समझना ज़रा कि अगर ये आपकी आँख जो है जो इस तरीके से मैंने बना रखा है, जब प्रकाश किरण कुछ इस तरीके से आए और यहाँ जाकर रेटिना पर फोकस हो जाए, इसका मतलब सब कुछ ठीक है, सामान्य है। और आपके रेटिना पर जब ये पड़ेगा, फोकस करेगा, तो वस्तु का प्रतिबिंब तो यहीं बनेगा और यहीं बनना भी चाहिए। मान लीजिए किन्हीं कारणवश आपकी अवस्था, आपका उम्र आप पर हावी हुआ, आपकी मांसपेशियों में विकार हुआ, तो बिल्कुल है लेंस में संकुचन हो सकता है, लेंस का छोटापन हो सकता है, या किसी विषम परिस्थिति में आपके लेंस का आकार बढ़ भी सकता है। तो ध्यान देना, जब ये लेंस का आकार बड़ा हो जाएगा, इसी लेंस की बात कर रहा हूँ, तो पक्की बात है जो प्रकाश किरण है वो कुछ जल्दी फोकस कर जाएगी। तो रेटिना यहाँ मान लीजिए है तो यहाँ नहीं पहुँच पाएगा, तो वस्तु का प्रतिबिंब यहीं बनेगा और आपको धुंधला सा दिखाई देगा, क्योंकि उस पृष्ठ पर पहुँचा ही नहीं है जहाँ पर आप इसे देखना चाहते थे, वहाँ तो पहुँच ही नहीं पाया, तो बिल्कुल है ये आपको स्पष्ट नहीं दिखेगा। तो जब पहले ही बन गया यानी निकट बन गया, तो आप इसे क्या कहेंगे, निकट दृष्टि दोष हो गया। तो आप कह सकते हैं निकट दृष्टि दोष में, मैं ये नहीं कहता, ये कसम खा के नहीं बोल रहा हूँ कि यही होगा, कुछ और भी कारण होते हैं। आइरिस का आकार परिवर्तित हो जाता है, ये मान के चलें, आइरिस का आकार जो हो जाएगा वो बड़ा होगा। जब आपको निकट दृष्टि दोष होगा तो आइरिस के आकार में बढ़ोतरी हो सकती है, बड़ा हो सकता है, एक कारण यह भी है। तो बड़ा हो जाएगा तो पक्की बात है कि आपका जो प्रकाश किरण है वो पहले ही मिल जाएंगे और प्रतिबिंब आगे बन जाएगा, इसीलिए इसका नाम रखा गया निकट दृष्टि दोष। और यहाँ पर आपको निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी, इस बात को ध्यान देना। दूसरी बात देखना, जो दूर दृष्टि दोष है उसमें इसी आइरिस के आकार को मैं कुछ सामान्य अवस्था से छोटा कर दूं, ये सामान्य था, अब ये छोटा हो गया, तो पक्की बात है प्रकाश किरण उस रेटिना को भी क्रॉस कर जाएगी, और जब बाहर बनेगी तो इसका मतलब दूर बनेगी, तो हम उसे क्या नाम दे देंगे, दूर दृष्टि दोष। ये समझ पाए होंगे आप। तो इस बात को बहुत ही ढंग से लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनर महोदय बहुत बार आपसे पूछ चुके हैं, हमसे पूछ चुके हैं। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष का मसला मैं अब आपको डॉक्टरी सलाह दूंगा। थोड़ी देर के लिए मैं आपका वो डाउट क्लियर करने वाला हूँ। अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ है तो कौन सा लेंस लगाएंगे, और अगर दूर दृष्टि दोष हुआ है तो कौन सा लेंस लगाएंगे, यहाँ जवाब देना बिल्कुल आसान होता है। वो इस वजह से क्योंकि आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जब आप किसी एग्जाम में यानी किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठे होते हो, आपके ऊपर पूरा प्रेशर होता है, क्योंकि आपके घर की आस आपसे जुड़ी होती है। आप उस समय बैठ करके ये सोच रहे होते हैं कि अगर अब की बार भी फेल हो गए तो क्या जवाब देंगे। वो जो समस्या है आपके साथ वो सबके साथ है, क्योंकि वहाँ हमें डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है, हम काफ़ी डरे होते हैं, तो हमारे अच्छे खासे प्रश्न हमसे गलत हो जाते हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा एक तरीका इसके साथ शेयर करना चाहता हूँ आपसे, कि आप ज़रा हमें बताना कि निकट दृष्टि दोष, ये जो दोष है निकट वाले रोग में ज़्यादा अक्षर हैं कि दूर वाले रोग में ज़्यादा अक्षर हैं। तो आप ये मान के चल पा रहे होंगे कि निकट में 1 2 3 अक्षर हैं, दूर में 1 2 2 ही अक्षर हैं। तो लेंस ज़रा ध्यान देना, एक होता है अवतल लेंस और एक होता है उत्तल लेंस। एक अवतल लेंस है और एक उत्तल लेंस है। बताना कौन से लेंस में ज़्यादा अक्षर हैं। तो मुझे लगता है कि अवतल में ज़्यादा अक्षर हैं और उत्तल में कम। तो किस रोग में ज़्यादा अक्षर थे, निकट वाले में। तो कौन सा लेंस ज़्यादा अक्षर वाला है, ये वाला। तो यहाँ कौन सा लेंस लगा दो आप, अवतल लेंस। ये मुझे लगता है अब आप नहीं भूलोगे। और जिसमें कम अक्षर हैं वहाँ कम अक्षर वाला लेंस आप लगा दो। यहाँ कौन सा लेंस लगा दीजिए आप, उत्तल लेंस। तो जहाँ ज़्यादा अक्षर है वहाँ ज़्यादा अक्षरों वाला लेंस लगा दीजिए, और जहाँ कम अक्षर है वहाँ कम अक्षरों वाला लेंस लगा दीजिए। ये बात यहाँ से भी आप समझ पाएंगे, अगर चाहें तो ये समझ सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि अवतल लेंस का काम क्या है। अवतल लेंस का काम है प्रकाश किरणों को फैलाना, और उत्तल लेंस का काम क्या है, प्रकाश किरणों को किसी एक बिंदु पर छोड़ना। ध्यान देना, जब प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, इसका मतलब ऐसा कोई लेंस लगा दें कि जो प्रकाश किरणों को थोड़ा सा फैला सके। वो काम कौन करेगा, ये अवतल लेंस करेगा। इसीलिए निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगाते हैं आप, अवतल। और दूर दृष्टि दोष में मसला ये होता है कि आप पुतली के आकार को तो बदल पाओगे नहीं। अब आप भाई हमें बूढ़ेपन से जवानी में तो ला पाओगे नहीं। आप किसी व्यक्ति को, वृद्ध व्यक्ति को जवान तो बना दोगे नहीं, उसकी मांसपेशियों को आप यंग तो बना ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब आप केवल निराकरण कर सकते हैं, उपाय ढूंढ सकते हैं बस। तो उपाय ये है कि अगर आइरिस छोटी हो गई है
और प्रतिबिंब बहुत दूर बन रहा है तो कुछ हम ऐसा कर दें, कोई ऐसा लेंस लगा दें जो प्रकाश किरणों को और जल्दी सिकोड़ने का काम करता हो। तो बिल्कुल है, वो मसला है उत्तल लेंस का, तो हम यहाँ उत्तल लेंस लगा देंगे। इसीलिए दूर दृष्टि देश में कौन सा लेंस लगाया जाता है? उत्तल लेंस। मैं आशा करता हूँ ये बात आप बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ पा रहे हैं। आप ये बात जरूर सोच रहे होंगे कि सर जब ये जांच होती होगी तो कैसे लेंस किस क्षमता का लगाया जाए। तो वाकई में एक क्वेश्चन मैं आपको बता ही दूं कि लेंस की क्षमता मापने की इकाई क्या होती है? जो लेंस की क्षमता मापी जाती है उसकी इकाई क्या है? डायोप्टर है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो ध्यान देना, लेंस की जो क्षमता है, सॉरी मैंने गलत लिखा है क्षमता, तो लेंस की जो क्षमता है उसको मापने की इकाई क्या है? इकाई होगी डायोप्टर होगी। लेंस की क्षमता मापने की इकाई डायोप्टर होती है। ये क्वेश्चन आपका एग्जामिनर आपसे पूछ चुका है, तो आप इस बात को ध्यान देना। बाकी उसी हिसाब से आपको लेंस दिया जाएगा, जितना दोष होगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दोष हो, बहुत कम क्षमता वाला लेंस लगाया जाएगा, जितना दोष होगा उतनी क्षमता वाला लेंस लगाया जाएगा। मैंने प्लस माइनस का मसला आपको पहले बता रखा है, किसी भी व्यक्ति का चश्मा आप देख करके बता सकते हैं कि कौन सा लेंस उसमें लगाया गया है। आगे बात समझें हम, तो अब ये मामला है दो दोषों का, बाकी और भी दोष होते हैं आँखों में, और एक दो दोष की बात मैं और भी कर देता हूँ आपके साथ शेयर। एक तो है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, जब ये दोष हो जाएगा तो इसमें जरा शब्द है, इसका मसला ये मत लगा देना कि जरा का मतलब थोड़ा। वाकई में यहाँ मसला ये है कि थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा का मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा दूर का नहीं दिखेगा, थोड़ा सा दूर का नहीं दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा, और थोड़ा सा पास का नहीं दिखेगा, थोड़ा सा पास का नहीं दिखेगा। ये मसला आप समझिए, जब किसी व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष हो जाएगा तो वह व्यक्ति स्पष्ट रूप से ना तो दूर की वस्तु देख पाएगा और ना ही नज़दीक की वस्तु देख पाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को जब ये दोनों रोग साथ साथ लेकर घूम रहा है तो क्यों ना, अगर हम ही डॉक्टर होते तो हम लोग भी तो यही काम करते कि उत्तल और अवतल वाला दोनों चिपका दो इसे। बिल्कुल, तो ऐसे रोग में करना क्या है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस का मिक्स लगाया जाएगा, जिसे कहा जाता है द्विफोकसी लेंस। द्विफोकसी लेंस इस रोग में प्रयोग किया जाएगा, या फिर उभयोत्तल लेंस लिख करके आ सकता है, एग्जामिनर इस तरीके से विकल्प बना सकते हैं, उभयोत्तल लेंस। तो जरा दृष्टि दोष से अगर आपको निजात पाना है, आपको अपनी आँखों को सही दिशा में पहुँचाना है, आपको दृष्टि ठीक ठाक रहे, तो आपको द्विफोकसी लेंस या उभयोत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। ये बात क्लियर होगी। तो जरा दृष्टि दोष के बाद एक रोग और हमारे पास है, और वो है दृष्टि वैषम्यता। दृष्टि वैषम्यता, इस रोग में जो मनुष्य है वो ऊपर स्पष्ट नहीं देख पाएगा, ऊपर स्पष्ट एवं नीचे स्पष्ट नहीं देख पाएगा, ऊपर स्पष्ट एवं नीचे स्पष्ट नहीं दिखेगा। इसका मसला क्या है? जब आप ऊपर देखना चाहेंगे तो आपको स्पष्ट नहीं दिखेगा, और जब आप नीचे देखना चाहेंगे फिर भी आपको स्पष्ट नहीं दिखेगा। ये दिक्कत हो जाएगी। फिर ये भी एक बीमारी है जो अलग तरीके की है। तो ऐसी जगह पर आपको एक नया लेंस दे दिया जाएगा और उस लेंस को कहा जाएगा बेलनाकार लेंस। तो आप ये मान के चलें कि जरा दृष्टि दोष में आपने द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया है और दृष्टि वैषम्यता में आपने बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया है। और एक क्वेश्चन हमने आपको अभी बताया था, और इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ आपसे विदा लेंगे हम। महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है कि आँख किस लेंस की भांति व्यवहार करती है? तो आप इस बात को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आँख उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करती है। उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करती है, इस बात को नोट कर लें स्टार बना करके, व्यवहार करती है। आँख उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करती है, इसका मसला क्या है? एक बात समझना कि आप जिस आँख पर इतना नाच करते हैं या जो ये बात मान के चलते हैं, तो वाकई क्या है, आँख जो है ये किसी भी वस्तु को, किसी भी प्रतिबिंब को उल्टा देखती है। उल्टा का मतलब उल्टा, ये किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को उल्टा देखती है।
तो आप सोच रहे होंगे सर फिर हमें वो सीधा कैसे दिखता है, तो वाकई बता दूं इसमें आपके दिमाग का योगदान होता है। ये रोचक बात है, आपका दिमाग ये पूरा काम करता है, वो किसी वस्तु की प्रतिबिंब को आपको बताता है कि ये मामला सीधा है और आप देखते उल्टा है, और मस्तिष्क इस चीज़ को अलग तरीके से आपको प्रेषित करता है या बताता है कि हम इसको इस तरीके से मानेंगे। यानी उस मस्तिष्क आपको बता देता है कि उल्टा को सीधा मान लो और सीधे को उल्टा मान लो। ये बात हमने आपको बता भी दिया था कि उत्तल लेंस जो है वो वस्तु की प्रतिबिंब को कैसा बनाएगा, आप अभी पढ़ के आ ही रहे हैं। तो इसका मसला ये हुआ कि हमारी आँख हमारे दिमाग पर भी तो निर्भर है, तो हमारा दिमाग वो सारा काम करता है, हमारी आँख उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करती है। इस बात को आप ध्यान देंगे, और हमने इन तमाम प्रकार के प्रश्नों से आपका डाउट आज क्लियर किया है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियोज़, हमारा यह दिया हुआ कंटेंट आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। और मैं इसी आशा विश्वास के साथ आपसे अब विदा लूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये यूट्यूब चैनल आपका है और आप इसे सपोर्ट करें, और मिलते हैं नई कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।